हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। हमने ऑलरेडी बेसिक्स में डिस्कस किया है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स वो प्रोसेस है जहाँ पे हमारा बॉडी एक ड्रग लेने पे कैसे रिएक्ट करता है। मीन्स जब हमने कोई ड्रग लिया वो हमारी बॉडी में सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर वेरियस ऑर्गन वेरियस पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा उस ड्रग का, फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस फार्माकोकाइनेटिक्स में आती है। अब हम आगे देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला पार्ट, वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगर हम एब्जॉर्प्शन में देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रोसेस हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन। अब देखते हैं वेरियस रूट्स जहां से हम ड्रग एब्जॉर्ब करवा सकते हैं हमारी बॉडी में। तो वेरियस रूट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले सबसे कॉमन, हम अपने मुंह से दवाई ले रहे हैं तो ये होगा ओरल रूट। इसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे टैबलेट ऐसे होती है जो डॉक्टर में जीभ के नीचे रखने को देती है, मीन्स सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ड्रग्स हम अपने जीभ के नीचे रखते हैं। इसके बाद आता है बकल कैविटी के ड्रग। बकल कैविटी मीन्स जो हमारे गाल के साइड में रखे जाते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा ना गुटखा वाले, वो ऐसे साइड में रखते हैं, तो वो होते हैं बकल कैविटी वाले ड्रग। वहां पे भी कोई ना कोई निकोटीन वगैरह होता है, जो गुटखा खाते हैं जो लोग, वो भी साइड में रखते हैं। तो ये वाले ड्रग्स क्या हुए? बकल कैविटी के ड्रग्स। इसके बाद सबसे कॉमन चीज हमें जो पता है, एक आता है इंटरमस्कुलर, हमारे मांस पे जो लगता है, और हमारे नसों में जो लगता है, इंटरमस्कुलर इंट्रावेनस। IMIV, इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस। इसके बाद आता है जो हमारे स्किन के अंदर लगता है, जो स्किन की फर्स्ट लेयर है वहीं पे लगे। उसके बाद आता है जो फैट टिश्यू होता है वहां पे लगना। जैसे इसमें हो गया हमारा इंट्राडर्मल। जैसे आपने अगर देखा होगा मॉन्टेक्स का इंजेक्शन इंट्राडर्मल लगता है हमारी स्किन के जस्ट नीचे। और जो हमारे स्किन के थोड़ा अंदर जो फैटी फैटी स्किन है वो होता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस। इसके बाद आता है हमारा रेक्टल रूट, जहाँ पे एनिमा वगैरह दिया जाता है, रेक्टल रूट और वजाइनल रूट। ये कुछ कॉमन रूट है जहाँ से ड्रग दिया जाता है हमारी बॉडी में। इसके बाद हम देखेंगे क्या मैकेनिज्म है जहाँ से ये ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में। जब हमने कोई ड्रग हमारे सबलिंगुअल, ओरल या डिफरेंट वेरियस पार्ट्स में दिया, तो क्या मैकेनिज्म है जहाँ से ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसके बाद आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। मान लेते हैं ये कोई सेल है और ये इसका ब्लड वेसल हुआ यहाँ से, ये निकलते हुए। जैसे एग्जांपल पे मान लेते हैं ये स्टमक की लाइनिंग हुई, जहाँ से ये हमारा सेल हो गया पहला, और फिर वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड वेन्स में, ब्लड वेसल्स में जाके अटैच हो रहा है, मीन्स ये इसका ब्लड वेसल हो गया। तो अगर ये कोई ड्रग हुआ तो सबसे पहला मेथड होता है जो एब्जॉर्ब करने का, वो होता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के
इस साइड कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं ज्यादा है, इस साइड कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे ड्रग नहीं है, यहाँ पे ड्रग बहुत ज्यादा है। तो इसको इक्वल करने के लिए ये सारी ड्रग्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आना चाहती है। उसके बाद जैसे ये सेल को क्रॉस करने लगा, यहाँ पे पहुंच गए ड्रग्स। अब यहाँ पे ड्रग यहाँ पे भी नहीं है, तो ये सीधा ऐसे डिफ्यूज होके दूसरे साइड में पहुंच जाता है। तो ऐसे ड्रग को लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये ड्रग भी लिपिड नेचर के हुए या हाइड्रोफोबिक नेचर के हुए, जिससे ये ड्रग यहाँ से सेल में क्रॉस कर पाए और सेल से हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंचे। तो ये हो गया पहला रूट जो है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच रहा है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही होगी, कोई ऐसा मेथड होगा या कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू ड्रग यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ये अगर हमारा सेल है और ये वेसल है, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटीन या कोई एंजाइम प्रेजेंट होगा जो इस ड्रग को उठा के अंदर ले जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये एंजाइम है, ये एंजाइम पहले उस ड्रग को ग्रैब करेगा। मान लेते हैं मैं अगर लेयर हूँ सेल की, तो ये कोई ड्रग है, मैं एज एंजाइम यहाँ से आया तो इसने सेल के अंदर जाके छोड़ दिया इसको। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मीन्स किसी ने पकड़ के उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की अंदर आने के लिए। ये हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा मेथड है जहां पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हमने देखा कि ये यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना उसी की वजह से ऑटोमेटिक ये उससे शिफ्ट होने लग गया। यहाँ पे भी किसी ना किसी ने फैसिलिटेट किया इस ड्रग को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, फिर वहां से ये यहाँ तक पहुंच गए। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पर यहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे यहाँ पे एक ड्रग है, इसको यहाँ पे आने के लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, जिससे वो यहाँ तक आ सके, फिर यहाँ से फर्दर वो हमारे ब्लड वेसल में पहुंच सके। तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कई मेथड में होता है। ये हो गया प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड। सेकेंडरी मेथड में दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीपोर्ट और एक होता है सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होता है, जब कोई ड्रग अंदर आ रहा है तो उसके साथ कोई दूसरा बाहर आ रहा है, ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे एंटीपोर्ट। यहाँ पे लिख देता हूं एंटीपोर्ट। पर अगर ये दोनों एक साथ अंदर जाते, मीन्स कोई ड्रग ऐसे आया अंदर, उसके साथ और एक ड्रग भी आ गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे मेथड को हम कहेंगे सिम्पोर्ट। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये ऑपोजिट है इसलिए एंटी, ये साथ आ रहे हैं इसलिए सिम्पोर्ट, सेम डायरेक्शन सिम्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी ड्रग को अंदर बाहर करने के लिए। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को अगर हम समझे तो अगर कोई ड्रग का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हुआ, कोई बड़ा मॉलिक्यूल हुआ, तो वो लिपिड बाइलेयर को तो इजीली क्रॉस भी नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे एंजाइम भी उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है। ठीक है, और एंजाइम भी उसको ग्रैब करके अंदर नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे भी सेम, भले जितनी एनर्जी दे वो तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा ना मेम्ब्रेन को। तो इसके लिए क्या होता है, एंडोसाइटोसिस का मेथड होता है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये जो ड्रग है, इस ड्रग को बॉडी अपने अंदर समा लेता है। कैसे देखते हैं, मान लेते हैं ये ड्रग है और ये कोई सेल है हमारा, ठीक, तो ये क्या करेगा, इसके साइड में कवरिंग करने लगेगा। जैसे हमने देखा एमीबा क्या करता है, अपना फूड कैसे एनगल्प करता है, वो साइड से कवर करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। इसके बाद क्या होता है, ये जैसे ये ड्रग है, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया और ये सेल है, ठीक है, तो फिर इसके नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेगा, ये सेल जो है उसके आसपास कवरिंग करने स्टार्ट करेगा। ठीक,
ये इसके आसपास कवर करने लग गया। फिर यहां से नेक्स्ट प्रोसेस मान लेते हैं, इस यहाँ पे पहुंच गया ड्रग, नेक्स्ट में ये इसके अंदर आके छोड़ देगा, ये ड्रग यहाँ पे पहुंच गया। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा एंडोसाइटोसिस का, जहां पे हमने देखा कि ड्रग ने उसको अपने अंदर समा लिया, उसको पूरा ग्रैब करके अपने अंदर ले लिया। तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस। तो ये 4 मेथड है जहां से हम ड्रग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। सेल इस मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या वेरियस फैक्टर हो सकते हैं जिससे ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है या घट सकता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इसमें सबसे पहला है हमारा पीएच, दूसरा है ब्लड फ्लो, तीसरा है टोटल सरफेस एरिया, फोर्थ है कांटेक्ट टाइम और फिफ्थ है पी ग्लाइकोप्रोटीन। अगर हम देखें पीएच के बारे में कि कैसे इफेक्ट कर सकता है, देखिए ड्रग दोनों टाइप का हो सकता है, या तो एसिडिक भी हो सकता है या बेसिक भी हो सकता है। और अब डिपेंड होता है कि एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग हमारे स्टमक के कौन से पार्ट में होगा, क्या वो स्टमक में हो रहा है, ड्यूडेनम में हो रहा है, या हमारे इलियम में हो रहा है, या हमारे कौन से पार्ट में हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि कोई एसिडिक ड्रग होगा तो मान लेते हैं उसको HA, कोई एसिडिक ड्रग है। जब हमारे बॉडी में डिसोसिएट होगा तो ये होगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ये कोई एसिडिक फॉर्म में ड्रग हुआ। तो हमें पता है ये एसिड, इसका एसिड हुआ, प्रोटॉन हुआ, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो हमें पता है कि इस टाइप का ड्रग तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता क्योंकि ये पोलर फॉर्म में, और हमारा बॉडी क्या चाहिए, लिपिड फॉर्म में चाहिए होता है। तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये एसिडिक ड्रग है जो इसको हमें डिसोसिएट होने के बाद ऐसा हुआ है, हमें इसको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। मींस जो ये रिएक्शन हो रहा है मुझे इसको रिवर्स करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आ सके। तो हमें पता है कि ये कोई भी इक्वेशन इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है। तो अगर इस ड्रग को हम एसिडिक कंडीशन में रखें, मींस ऐसे जगह जहां पे पीएच लो है, एसिड फॉर्म में है, तो वहां पे क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ता रहेगा। मींस एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो अगर हमें पता है कि अगर ये H पॉजिटिव बढ़ेगा तो इससे कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, इससे कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होगा, इस साइड आने की कोशिश करेगा। ये रिएक्शन यहां से यहां पे मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड में क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एसिड की कंडीशन में, इसलिए वो रिएक्शन को वापस करना चाहेगा कि यहां से वो यहां पे आ सके, इस फॉर्म में आ सके। और अगर ड्रग इस फॉर्म में रहे, मतलब ये नॉन पोलर फॉर्म में रहे, तो आराम से जो ये हमारा सेल है, सेल से आराम से ये ड्रग क्रॉस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ, जो भी एसिडिक ड्रग होगा वो हमारी बॉडी में आके डिसोसिएट होगा, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक, वो बॉडी में आके डिसोसिएट तो होगा। ठीक है, अगर वो एसिडिक है तो एक प्रोटॉन के साथ एक कॉन्जुगेट बेस भी देगा। हमें पता है कि इस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो हमें रिएक्शन को वापस करना पड़ेगा। तो अगर वो एसिडिक फॉर्म में, एसिडिक स्टेट में है, एक ऐसी जगह है जहां पे एसिड कंसंट्रेशन हाई है, जैसे हमारा स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन थोड़ा हाई है, तो वहां पे क्या होता है, ये प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, वहां पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन वापस आने लगेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। ये रिएक्शन वापस आने लगेगा जिससे ये फिर से HA कंडीशन में आ जाएगा, जो क्या होगा, यहाँ पे HA आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एसिडिक कंडीशन, ये हो गया हमारा एसिडिक कंडीशन। अगर बात करें कि कोई बेसिक कंडीशन में क्या होगा, मींस अगर कोई बेसिक ड्रग है वहां पे क्या होगा, मान लेते हैं ये कोई बेसिक ड्रग है H पॉजिटिव B, तो ये अगर डिसोसिएट होगा तो हमें पता है H पॉजिटिव प्लस B के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। सिंस बेसिक ड्रग में यहाँ पे प्रोटॉन है तो ये इस टाइप से तो यहाँ पे एक्ट कर नहीं सकता, तो हमें ये B चाहिए होगा जिससे वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, ये नॉन पोलर फॉर्म में,
तो ये बी जिससे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके सेल के अंदर। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम है इसको हमें इस साइड पुश करना पड़ेगा। जहां पे इधर हम पुश कर रहे थे इसको इस साइड पुश करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक बेसिक मीडियम चाहिए। सॉरी, बेसिक मीडियम क्यों चाहिए, हमें पता है यहाँ पे एसिड प्लस बेस क्या करता है, सॉल्ट बनाता है, जो क्या होता है न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे एक एसिड ऑलरेडी है, अगर हम इस एसिड के साथ बेस डालें तो ये एसिड धीरे धीरे कम होता रहेगा, ये H प्रोटॉन धीरे धीरे कम होता रहेगा। अगर ये कम होगा तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये इस साइड जाएगा कि जिससे ये बराबर हो सके। ये कम होता जा रहा है, ये इधर इसको बढ़ाना चाह रहा है, ये कम हो रहा है, ये इधर आते जा रहा है। तो इस टाइप से क्या होगा, ये जल्दी जल्दी डिसोसिएट होगा और यहाँ पे इस ड्रग की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। तो इसके हेल्प से यहाँ पे मोर ड्रग आएगा जो जिसके हमें रिक्वायरमेंट है, बी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक कंडीशन में ये बेसिक ड्रग अगर बेस में आएगा तो ये बेटर डिसोसिएट होगा। तो इससे पता चल रहा है कि एसिडिक ड्रग एसिड मीडियम में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। अगर इस ड्रग को हम इंटेस्टाइन इलियम वगैरह में रखेंगे तो ये फास्ट एब्जॉर्ब कर पाएगा। यहाँ अगर इसी ड्रग को हम एसिडिक मीडियम में रखें तो शायद ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना हो। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एसिडिक ड्रग है, वो हमारे स्टमक में प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाता है, प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है। वहीं पे अगर एम्फेटामिन की बात करें, वो बेसिक इन नेचर है, जिसकी वजह से वो क्या करता है अच्छे से स्टमक में डिसॉल्व ना होता है, वो जाके सीधा इलियम या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो ये हो गया हमारा पीएच, जिसकी वजह से ये हो गया हमारा पीएच फैक्टर, जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है। सेकंड आता है ब्लड फ्लो। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पे जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा वहां पे उतना बेटर ड्रग एब्जॉर्ब होगा। अगर हमारी बात करें, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा स्टमक है, स्टमक के चारों तरफ बहुत सारे कैपिलरीज है, बहुत सारे ब्लड वेन्स है, ब्लड वेसल्स है वहां पे आसपास। तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा है तो वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। पर अगर मान लेते हैं ये हमारी स्किन है, ये वेरियस लेयर्स है स्किन के, यहाँ पे अगर स्किन पे ड्रग अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जबकि जहां पे ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां पे बेटर, क्योंकि हमारी स्किन जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां पे बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, जहां पे ब्लड फ्लो कम है वहां पे कम एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसे देखिए, जितना मान लेते पानी आ रहा है, पानी जितना ज्यादा आएगा प्रेशर में, जितना ज्यादा पानी आएगा वो उतना धो के ले जाएगा अपने साथ, वैसे ड्रग को अपने साथ ले जाएगा। पर पानी कम आ रहा है तो वहां पे कोई चीज अच्छे से धो नहीं पाएगा, वहां पे कम आएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। अगर मान लेते हैं ये कोई पेपर है, ठीक है, ये कोई बड़ा पेपर है, मान लेते हैं टिश्यू पेपर है, यहाँ पे थोड़ा पानी गिरा, फर्श पे थोड़ा पानी गिर गया, तो अगर मैं छोटे से टिश्यू पेपर से साफ करूंगा तो अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो कम एब्जॉर्ब कर पाएगा अपने अंदर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, कम जगह है उसमें। पर जहां पे अगर बात करूँ ज्यादा टिश्यू पेपर, जो बड़ा सा साइज का टिश्यू पेपर है, वो प्रॉपरली क्लीन कर देगा उस जगह को, वो पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो सिमिलरली जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझे, ये हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो ये ऐसा नहीं होता। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये लाइनिंग के अंदर की ओर ऐसे विलाई होते हैं, इस साइड का पार्ट में या ये इसमें इंटेस्टाइन के अंदर इस साइड ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए यहां से क्या हो रहा है, ये सरफेस एरिया इसका बढ़ गया,
ये फोल्ड की वजह से क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, इसलिए इंटेस्टाइन में बहुत बेटर एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग न्यूट्रिशियंस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है। वहीं पे कोई दूसरा पार्ट होगा जहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा, वहां पे एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा। तो ये हो गया हमारा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जितना ज्यादा, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। ठीक, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। ये भी ब्लड फ्लो इज एब्जॉर्प्शन, ठीक। इसके बाद आता है कांटेक्ट टाइम। कांटेक्ट टाइम मींस कोई चीज कितना उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में, कितना टाइम उसके साथ टच में है। ओके, मान लेते हैं ये फिर से यहीं पे आते हैं, स्किन पे आते हैं, कोई हमारा स्किन है, जितना टाइम इसके साथ टच रहेगा उतना ज्यादा प्रॉपर्ली इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम रहेगा ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। वैसे ही अगर ये फटाक से निकल जाए यहाँ से तो कम एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं लड़कियां वो मेहंदी लगाती रहती हैं, तो कहते हैं वो लगाने के बाद 10-15 मिनट सुखाने के लिए रखती हैं जिससे वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। अगर मेहंदी लगाने के साथ धो देंगी तो क्या होगा, उतना अच्छे से कलर नहीं आ पाएगा, उतना अच्छे से वो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसकी स्किन है ना, लड़कियों की स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए बहुत देर तक रखते हैं ना वो मेहंदी लगा लगा के। तो सिमिलरली जितना ज्यादा टाइम रहेगा कॉन्टेक्ट, जितना लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन रहेगा। ऐसे कंडीशन मान लेते हैं जो पेशेंट को डायरिया वगैरह है, उसका ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो जो डायरिया की वजह से वो उसका एब्जॉर्प्शन टाइम बहुत कम हो गया, कांटेक्ट टाइम बहुत कम हो गया। वो जैसे आ रहा है थोड़ा प्रेशर बन रहा है, वो पूप कर दे रहा है पूरे अपने ड्रग वगैरह को, ठीक है, इसकी वजह से उसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, मीन जितना ज्यादा कांटेक्ट टाइम उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसका बाद आता है पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये पी ग्लाइकोप्रोटीन है क्या? ये मान लेते हैं कोई सेल है, यहाँ पे कोई ड्रग है, ड्रग सेल के अंदर जाएगा। कौन कौन से मेथड है जहां से सेल अंदर जा सकते हैं? पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। मान लेते किसी भी मेथड से वो ड्रग सेल के अंदर पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, इस सेल को, इस ड्रग को पकड़ के बाहर फेंक देगा, सीधा लेके बाहर थूक दिया इसको, ये पकड़ा यहाँ से लेके सीधा बाहर फेंक दिया, ड्रग को बाहर फेंक दिया। तो अब जितना ड्रग दे दो, ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, इसको पकड़ के बाहर फेंक देगा कि तू बाहर जा, तेरी एंट्री यहाँ पे बंद है, तू बाहर जा। तो इस टाइप से ये पी ग्लाइकोप्रोटीन भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, ठीक है। तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन के वजह से हमें कई बार देखा है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह जो आता है वो इसी पी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से भी आता है। ये भी एक कॉज है जो ड्रग रेजिस्टेंस हम देखते हैं कि लोगों में कोई ड्रग काम ही नहीं कर रहा, बहुत टाइम से ले रहे हैं, तो पी ग्लाइकोप्रोटीन भी एक रीजन है जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ये सीधे ड्रग को लेकर बाहर फेंक दे रहा है सेल के बाहर, इसीलिए वो ड्रग कभी काम ही नहीं कर पाएगा, ना वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, ना कभी अपना एक्ट शो कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी ये क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कोई भी ड्रग हमने दिया, किसी पेशेंट को एक ड्रग दिया मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या वो 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में? तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमने पूरा जो ड्रग दिया होगा वो 100% एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, एक्सेप्ट आईवी में तो जो ड्रग है पूरा का पूरा हमारी बॉडी में ही आ गया, डायरेक्टली सर्कुलेशन में आ गया। पर जैसे हमने देखा कि टैबलेट या कोई दूसरा सिरप वगैरह हम ओरली दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो क्या 100% तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाता है, या उसका साइज मॉलिक्यूल की वजह से वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, सेल उसको प्रॉपरली ले नहीं पा रहा है, या कुछ और भी रीजन हो सकता है, जैसे वो एक्सक्रीट हो जा रहा है हमारी बॉडी से, हमारे स्टूल हमारे पूप के थ्रू ही वो बाहर निकल जा रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये तो समझ में आ रहा है कि वो 100% एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो अगर वर्ड पे देखें बायो अवेलेबिलिटी मतलब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना ड्रग अवेलेबल है, ठीक है, हमने कोई भी ड्रग जब लिया तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना वो
अवेलेबल है, इसी चीज को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो कितना अवेलेबल है ये कैसे पता चलेगा? कितना परसेंटेज के फॉर्म में होगा, वो कितना परसेंट को अवेलेबल है। मान लेते हैं कोई टैबलेट 5 mg का है तो हम 5 mg के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कोई अगर 100 mg का है वो 100 mg के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे ना। तो ये हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रहता है बायो अवेलेबिलिटी। तो इसको निकालते कैसे हम? ये हो गया हमारा ड्रग का कंसेंट्रेशन, ये हो गया टाइम। मान लेते हैं जब भी हमने कोई ड्रग आईवी में दिया तो वो 100% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसका कंसेंट्रेशन 100% है। तो मान लेते हैं अगर 100% हुआ कंसेंट्रेशन उस ड्रग का, तो आईवी में दिया हुआ कुछ इस टाइप से दिखेगा हमें, ये आईवी का हुआ। धीरे धीरे टाइम के साथ उसका कंसेंट्रेशन कम होगा क्योंकि वो हमारी बॉडी से मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट हो जा रहा है, ठीक है। तो आईवी में हमें ये तो पता चल रहा है कि वो 100% उसका कंसेंट्रेशन हमारी ब्लड में पहुंच रहा है। पर वहीं पे अगर बात करें ओरल की तो वो क्या होगा, वो पूरा 100% तो पहुंच नहीं पाएगा। रीजन क्या है? हमने अभी देखा कि कुछ भी जैसे वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा क्योंकि शायद मॉलिक्यूल साइज हो सकता है या कुछ कुछ पूप के साथ बाहर आ जा रहा है या कुछ भी डिफरेंट रीजन हो सकता है, उसका पीएच वगैरह जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब ना हुआ प्रॉपर। तो अगर हम देखें तो ये अगर आईवी का 100% है तो ये ओरल में क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ये मान लेते हमारा ओरल हो गया। ओरल का क्या हुआ? लेस देन 100%। ये 90% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जितना वो एब्जॉर्ब हो पाया, ठीक है। तो हमने ये चीज देखा कि वो कंसंट्रेशन उसका 100% कभी नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इसको F से डिनोट किया जाता है। F इज इक्वल टू AUC। AUC मीन्स ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया AUC, एरिया अंडर ये जो कर्व है इसके अंदर जितना एरिया है AUC। ये जो ओरल फॉर्म है तो यहाँ पे हम लेंगे AUC ओरल, यहाँ पे होगा AUC IV, ठीक है। ये AUC IV, ये जो ये वाला पोर्शन है ये मीन्स फुल पोर्शन है, पूरा ट्रायंगुलर में जितना पोर्शन है ये एरिया अंडर का, ये वाला एरिया भी इसी ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है ना, तो ये पूरा ही AUC IV के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बायो अवेलेबिलिटी। यहाँ पे ओरल के जगह अगर हम कोई दूसरा फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे IM ले रहे हैं, IM में भी मोस्टली 100% मिलता है पर पूरा 100 नहीं होता है, 90, 95, 93 इस टाइप से ही रहता है। या तो जैसे ओरल के अलावा हमने स्किन के रूट से लिया, ठीक है, स्किन के रूट के बाद हम कोई और फॉर्म लेते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे माने कि कोई 100 mg ड्रग है जो हमने अगर आईवी में दिया होगा तो 100 mg पूरा ही आ गया होगा। यहाँ पे हम ड्रग का कंसेंट्रेशन भी लेके चल सकते हैं ना। अगर कोई ड्रग कंसेंट्रेशन 100 mg में रहा, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, 100 mg में वो पहुंच चुका है, पर ओरल में क्या वो 50 mg पहुंचा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये एब्जॉर्प्शन 50% बायो अवेलेबल है। ये ओरल रूट से उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितना हुआ, 50% हुआ, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया कि उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये परसेंटेज में आ गया। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। इसके बाद आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अफेक्ट हो सकता है। अगर हम देखें फैक्टर्स पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। अगर हम यहां से देखें तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि अगर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो उसका अवेलेबिलिटी कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे साइज, ठीक है, कोई स्मॉल साइज का अगर होगा तो वो जल्दी बेटर प्रॉपर एब्जॉर्ब हो पाएगा, पर वहीं पे कोई लार्ज मॉलिक्यूल हुआ तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आता है हमारा
रूट रूट कैसे, जैसे यहाँ पे IV दिया है तो ये 100% आ गया, ओरल दिया है तो उससे कम है, शायद सबक्यूटेनियस देते तो भी 100 IV से तो कम ही रहता। तो कोई भी रूट जहां से ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उससे भी ये अफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जिनका रूट स्पेसिफाइड रहता है, जैसे पेनिसिलिन जी। अगर हम पेनिसिलिन जी का एग्जांपल ले, वो हम ओरली दे ही नहीं सकते। इसका रीजन ये है कि पेनिसिलिन जी HCl के कांटेक्ट में आते ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर ये हमारा स्टमक है, यहां पे अगर पेनिसिलिन जी आएगा, जैसे ये ड्रग आएगा यहां से चारों तरफ से HCl आ जाएगा, हमारे पैराइटल सेल से HCl रिलीज हो रहा है। ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, पूरा तोड़ देगा उस पेनिसिलिन जी को, जिससे यहाँ पे ना ड्रग बचेगा ना ही वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक है, तो ये रूट भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से रूट से वो ड्रग दे, इसीलिए पेनिसिलिन जी को IM या IV दिया जाता है। इसके अलावा कोई एंजाइम हो सकता है। आपने कभी किसी को इंसुलिन के टैबलेट लेते हुए देखा है या कैप्सूल लेते हुए देखा है? हमेशा इंसुलिन एज इंजेक्शन के फॉर्म में सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। तो ऐसा क्या रीजन है? एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम, वो क्या करता है, वो इंसुलिन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का एक्शन शो ही नहीं हो पाएगा, वो ब्रेक हो गया उसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट पार्ट्स में। तो एंजाइम्स भी कई टाइप के होते हैं जो ड्रग के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग कभी अपना एक्शन शो ही नहीं कर पाता, जैसे इंसुलिन के लिए प्रोटीएज एंजाइम। इसके अलावा हमें पता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में देखें, तो कोई ड्रग आया हमारे स्टमक में, स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन है यहां से बहुत सारी ब्लड वेसल्स सीधा हमारे लीवर से कनेक्टेड रहता है। ये लीवर हो गया, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हमारे लीवर से कनेक्टेड रहता है। तो जो भी ड्रग एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये बहुत सारे पार्ट इसका ये पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंच जाता है। इसका नाम होता है पोर्टल वेन। ये पोर्ट इसको लेके उठा के लीवर के पास ले जा रहा है। ये जो भी ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट वो पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंच जा रहा है। हमें पता है लीवर ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है। अगर ये ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगा तो वो अपना एक्शन शो ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है। लीवर से सीधा मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट हो जा रहा है, वो कभी हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ ही नहीं रहा है, सीधा एक्सक्रीट होकर बाहर आ गया। तो इससे भी क्या हुआ, अवेलेबिलिटी उसकी कम हो गई। ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।